नागलोक में नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगा था। इच्छा अपने पिता अज्ञेश के साथ बीन बजाया करती थी। वो एक बंजारा नागिन थी, जिस वजह से वो जगह जगह जाकर बीन बजाने और उसे बेचने का काम किया करती थी। अपने और अज्ञेश का पालन पोषण करने के साथ उसे बीन बजाना भी बहुत पसंद था। मेले में उनका प्रदर्शन देखकर नागलोक के सभी नाग नागिन उसकी बीन के धुन पर थिरकने के लिए बेचैन थे। तभी वहाँ राजकुमार नमन आता है और उसकी धुन को सुनकर मंत्र मुग्ध होकर सभी से इच्छा की तारीफ करते हुए बोलता है। क्या अद्भुत कला है। मैंने आज से पहले कभी किसी नागिन को बीन बजाते हुए नहीं देखा। नागिन इच्छा, आपने बीन बजाना किससे सीखा? बताइए हमें भी। राजकुमार नमन, ये विद्या मैंने अपने पिता से सीखी है। मेरे पिता ने अपने दादा से सीखी थी, दादा ने अपने परदादा से सीखी थी। मेरे पिता के बाद हमारे घर में कोई नाग नहीं जन्मा, इसलिए मैंने नागिन होते हुए भी बीन बजाना सीखा। ये विद्या आपके पूर्वजों की वजह से आई है। हमें बहुत अच्छा लगा इच्छा, आपकी बीन बजाने की कला को देखकर। आप मांगिए, क्या चाहती हैं आप? धन, दौलत, पैसा और भी बहुत कुछ। राजकुमार नमन, हम बंजारे नाग नागिनों का क्या, सारी जिंदगी ऐसे ही दुनिया की सैर करते हुए अपने हुनर के दम पर 2 वक्त का जहर और दूध नसीब हो जाता है। इसके आगे हमें धन, दौलत, पैसा, इन चीजों का कोई मोह नहीं है। क्या आप हमें अपनी इस विद्या को सिखाएंगी? जी, ये तो हमारा सौभाग्य है राजकुमार नमन। नमन इतना कहकर अपने सैनिकों के साथ वापस नाग महल पहुंचता है। वहां पर उसकी मां नागरानी गुलाबो और पिता नागराज हंस एक साथ बैठकर हंस बोल रहे थे। नमन उनके पास जाता है और बीन बजाने वाली बंजारन नागिन के बारे में बताता है। नमन इच्छा की तारीफ करते हुए बोलता है। माँ, आपको पता है आज मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? अरे बेटा, मुझे कैसे पता होगा? बता, किससे मिलकर आ रहा है? तुझे तेरी जोड़ीदार मिल गई है क्या? अरे माँ, आप भी ना हर बार मुझे 1 से 2 करने की बातें सोचती रहती हो। लगता है गुलाबो रानी अब बूढ़ी हो चली है। नमन की शादी के बाद आने वाली नागिन बहू को इनका दर्जा जो मिलेगा। आप भी पिताश्री माँ के साथ शुरू हो जाइए। अच्छा बेटा, बताओ किसके बारे में बताना चाहते हो? आज के अवसर पर मैं मेले में घूमने गया था। मैंने एक बीन बजाने वाली नागिन देखी, जो कि इतना अच्छा बीन बजाती है कि आप अपने होश खोकर उसकी बीन की धुन पर नाचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक बीन बजाने वाली नागिन? तब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। सुनिए, आप आदेश देकर उस नागिन को बुलवा लीजिए। माँ, वो एक बंजारन नागिन है, इसीलिए मैं उससे जल्द से जल्द बीन बजाना सीखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उसे इस नाग महल में रख लेते हैं। अरे माँ, मैंने अभी तो कहा वो एक बंजारन नागिन है, इसीलिए उसके पास यहाँ रहने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन होंगे शायद। आप उसे आज ही बुलवा लीजिए। ठीक है बेटा। इतना बोलकर हंस ताली बजाकर एक सैनिक नाग को बुलाता है और उसे आदेश देते हुए बोलता है। हम नाग दरबार में सभी को इकट्ठा होने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर में बीन बजाने वाली नागिन इच्छा को दरबार में पेश होने का हुक्म देते हैं। सैनिक उसकी बातें सुनकर सारे नाग नगर में नागराज हंस का संदेश पहुंचाता है। कुछ ही देर में वो सैनिक इच्छा के पास पहुंचकर उसे भी सूचना देते हैं। इच्छा अपने पिता के साथ नाग दरबार में जाती है, जहां नागराज के सभी नाग नागिन उसकी बीन की धुन सुनने आए थे। नमन, हंस और गुलाबो ऊंचे पद पर बैठे होते हैं। नमन उसको देखते ही उसके पास चला जाता है। तभी हंस बोलता है। नागलोक की प्रजा आप लोगों के सामने जो बीन लेकर खड़ी है, ये हमारे सामने अपनी बीन की धुन बजाने वाली है। आइए, इनका मनोबल बढ़ाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शुरू करती हूँ। इच्छा बीन बजाना शुरू करती है और सभी नाग नागिन उसकी बीन की धुन को सुन के खो जाते हैं। वो लगातार बीन बजाती ही रहती है और लोग उसकी धुन को बहुत मजे से सुन रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो बीन बजाना रोक देती है, क्योंकि ज्यादा देर बीन बजाने की वजह से उसका मुंह दर्द होने लगा था। इच्छा थोड़ा बैठ जाती है और तभी गुलाबो बोलती है। क्या हुआ इच्छा, आप नीचे क्यों बैठ गई? वो मैं थोड़ा थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गई। इच्छा की ये बात सुनकर नमन उसे अपनी जगह पर बैठाता है और बोलता है। तुम यहाँ बैठो। आप
ये क्या कर रहे हैं? मैं और आपके स्थान पर? नहीं नहीं। इच्छा वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन नमन उसे फिर से रोकते हुए अपनी जगह पर बैठा देता है। नमन हंस और गुलाबों से बोलता है, माँ और पिताजी, मैं इच्छा के साथ रहकर उससे बीन बजाना सीखना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है राजकुमार? मैं और मेरे पिताजी कल ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा इच्छा, लेकिन मुझे बीन बजाना सीखना है। बेटा, तू शस्त्र विद्या सीख। ये बीन बजाने की कला अच्छी है, लेकिन तू अपने पिता के बाद इस नागलोक का राजा है। अब तू ही इच्छा के साथ चला जाएगा तो आगे हमारी विरासत कैसे चलेगी? माँ, विरासत को चलाने के लिए आप और पिताजी हैं ना। मैं बीन बजाना सीखना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे नाग महल ही क्यों न छोड़ना पड़े। बेटा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन 7 साल बाद तुम्हें वापस इस नागलोक में आना होगा। हाँ ठीक है पिताजी। नमन इच्छा के साथ रहने लगता है। नमन को शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इच्छा के साथ जिंदगी जीना सीख जाता है। इच्छा उसे बीन बजाने के साथ साथ उसे बीन बनाना भी सिखाती है। वो जंगल में घूम घूम कर बीन बनाने की चीजें इकट्ठा किया करते थे। एक सुबह इच्छा उठकर अपने पिता को जगाते हुए बोलती है, पिताजी पिताजी उठिए, आप, सुबह हो गई है, आप उठिए। आप तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते, जल्दी उठिए। इच्छा के कई बार जगाने पर भी उसके पिता नहीं उठते और आखिर में वो नमन को बुलाती है। उसकी आवाज सुनकर नमन उसकी ओर दौड़ता आता है और उसके पिता के नफ्स पर हाथ रखकर बोलता है, अब तुम्हारे पिता हमारे साथ नहीं रहे। नमन के इतना कहते ही इच्छा फूट फूट कर रोने लगती है। नमन उसे संभालते हुए उससे दूर करता है। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर उनके शरीर को जमीन में दफना देते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इच्छा अपने पिता के जाने के गम को भुला देती है। समय बीतता है और दोनों साथ खुश रहते हैं। अब पूरे 7 साल पूरे होने वाले थे। नमन को अपना दिया हुआ वादा याद था। वो ये बात इच्छा को बताते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते 7 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। इस बीच बहुत मुश्किलों और बहुत सारे खुशी के पल हमने साथ बिताए। तुमने मुझे बीन बजाना सिखाया, लेकिन अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। यही ना कि तुम मुझे छोड़कर वापस नागमहल जा रहे हो? नहीं इच्छा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नमन? तुम एक राजकुमार हो और मैं सिर्फ एक बंजारन नागिन जिसे बीन बजाने के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन मैं माँ और पिताजी से अपनी शादी के बारे में बात करूँगा। क्या वो मानेंगे? जरूर मानेंगे। तुम मेरे साथ नागमहल चलो। ठीक है। वो दोनों बीन बजाते हुए नाग महल जाते हैं। वहाँ गुलाबो और हंस उन दोनों को अपने गले लगाते हैं। कुछ देर बाद नमन इच्छा से शादी करने के बारे में हंस और गुलाबो को बताता है और वो दोनों उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। और इस तरह बीन बजाने वाली नागिन की शादी नाग से हो जाती है। वो दोनों ही परेशान हो रहे होते हैं कि तभी नागलोक की भूमि पर किसी का प्रवेश होता है, जिससे वहाँ की धरती कांपने लगती है। और वो कोई और नहीं बल्कि चील चिराग होता है, जो एक षड्यंत्र को अंजाम देने नागलोक पर आया होता है। अपने इंसानी रूप में आकर वो कहता है, आ गया हूँ मैं नागिन, तुझसे तेरा सब कुछ छीनने। नागलोक में स्वागत है तुम्हारा चील चिराग। चिराग से मिलने नागलोक का ही एक नाग आता है, जो उससे कहता है, तुम यहाँ एक खास मकसद को पूरा करने आए हो और मैं उम्मीद करता हूँ तुम उसको पूरा करोगे, क्योंकि इसके बाद ही तुमको नागमणि और मुझे नागराज की गद्दी मिल सकेगी। आओ वीरेन, तुम जैसा नाग नहीं देखा मैंने। अपने ही भाई की बर्बादी चाहते हो? खैर मुझे तो उसमें फायदा ही है। भाई? कैसा भाई? उसकी वजह से हमेशा मेरा हक छीना गया है, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे छोटा हूँ। मुझे नागराज की गद्दी चाहिए बस। तुम अब यहाँ मेरा रूप लेकर रहोगे और मेरे काम को अंजाम दोगे। इसके बाद वीरेन वहाँ से गायब हो जाता है और चील चिराग उसका रूप लेकर नागलोक में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर नागलोक की धरती कांपना बंद कर देती है, जिसको देखकर विराट नागरानी को बोलता है, देखिए नागरानी,
लगता है नागलोक पर आने वाला खतरा आपके गुस्से से डर गया और चला गया वहाँ से। अच्छा जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं नागराज कि मेरा गुस्सा बहुत डरावना है? हमने तो आपको बस प्यार करते ही देखा है नागरानी, और मुझे आपका प्यार ही देखना है, गुस्सा नहीं। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चील चिराग, जो वीरेन के रूप में होता है, आकर बोलता है। हमें भी आपका प्यार ही देखना है नागरानी। अरे वीरेन, तुम आओ आओ। नैना, ये मेरा छोटा भाई वीरेन है। गुरुदेव से शिक्षा लेने के लिए ये काफी समय से नागलोक से दूर था और अभी आया है। हाँ भाभी, आज ही आया हूँ और पता लगा नागराज बेहद ही खूबसूरत रानी लाए हैं नागलोक के लिए, तो दर्शन करने के लिए चला आया। नागरानी, इसकी बातों का बुरा मत मानना, बड़ा मजाकिया किस्म का है ये मेरा ये शैतान भाई। अरे इसमें बुरा क्या मानना, वैसे भी देवर जी अगर अपनी भाभी से मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? वाह भाभी, आपकी बातों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वीरेन के आने के बाद से नागरानी ज्यादातर उसके साथ ही समय गुजारने लगती है। दोनों साथ में हंसी मजाक करते हैं और पूरा दिन बातें करते। नागरानी अपने दायित्वों को भूलकर अपना सारा समय सिर्फ वीरेन के साथ बिताती। एक शाम नागरानी नागलोक में झूला झूल रही होती है कि तभी वहाँ चील चिराग आता है, जो कि वीरेन के रूप में होता है, और उससे आकर कहता है, वाह भाभी, झूले पर बैठकर उसकी भी खूबसूरती बढ़ा दी आपने। इतने कातिलाना शब्द लाते कहाँ से हैं देवर जी? आपको देखकर अपने आप ही निकल जाते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है आप में जो मैं आपकी तरफ खींचा चला आता हूँ। वैसे आप में भी तो कुछ खास बात है, इसीलिए तो पता नहीं मेरा आपके बिना मन ही नहीं लगता। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया भाभी? पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं नागरानी हूँ, नागराज की पत्नी, और किसी और के लिए मेरे मन में ऐसा ख्याल आना पाप है। भाभी, प्यार में पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। इतना कहकर चील चिराग वीरेन नैनतारा के बहुत करीब आ जाता है। नैनतारा भी अपने होश को खोकर उसके बेहद करीब चली जाती है। इससे पहले कि चील चिराग वीरेन आगे बढ़ता, नागलोक की धरती हिलने लगती है। तेज हवाओं के साथ में बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा नागलोक कांपने लगता है कि तभी चील चिराग अपने असली रूप में आकर नागरानी से कहता है, नागरानी, तुम्हारी कहानी खत्म। एक पराये पुरुष के इतना करीब आना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम इसका इंजाम भुगतोगी। तुम वीरेन नहीं हो, तुम तो एक राक्षस हो, और ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। एक नागिन से छल करना तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अब तो जो होना था वो हो गया, बस अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो नागरानी। चील चिराग इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है और नागराज वहाँ आते हैं। नागलोक की इस स्थिति को देखकर वो कुछ कहते, इससे पहले ही नागरानी उनसे बोलती है, नागराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया है, मैं आपकी गुनहगार हूँ। इतना कहकर वो सारा सच नागराज को बता देती है कि कैसे चील चिराग ने वीरेन का रूप लेकर उसके साथ प्यार का झूठा जाल रचा और उसे फंसा के ये पाप करवाया। नागराज ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाते हैं कि तभी आकाशवाणी होती है और शिवजी प्रकट होकर बोलते हैं, एक नागरानी होने के दायित्व को भूल तुमने पाप किया है नयनतारा, पाप। और अब इसका परिणाम ये होगा कि नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी तुमसे छीनते हुए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि अब तुमसे नाग योनि की सारी शक्तियाँ छीनी जाती है और एक इंसान के रूप में जन्म लेके तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा। हे भोलेनाथ, नागरानी की इस भूल के लिए उनको क्षमा कर दीजिए। पर ये सब राक्षसों की चाल थी, अगर नागरानी नहीं होगी तो मणि राक्षसों के हाथ लग जाएगी। जानते हैं नागराज, इसलिए जब तुम पृथ्वी लोक पर नागरानी को इंसानी रूप में पहचान के दोबारा विवाह कर लोगे तो नागरानी को उनकी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी और ये दायित्व दोबारा से नागलोक के पास आ जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बस इतना कहकर भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। नागरानी अपनी भूल पर रो रही होती है कि तभी चील चिराग वहाँ वापस आता है, जिसके बाद नागराज उसे बोलते हैं,
तुम आखिर आ ही गए अपने असली रूप में। तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी नागरानी तो एक इंसान बन गई, अब तुम कैसे बचाओगे इस नागमणि को? तुम अपना सोचो, आज जिंदा वापस नहीं जाओगे तुम। दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और अंत में नागराज चील चिराग को मार देते हैं। जिसके बाद वो नैनतारा के पास जा रहे होते हैं कि तभी वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और कुछ ही पलों में उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। जिसके बाद नागराज बोलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नैनतारा, हम एक बार फिर साथ होंगे। तो ये थी आपकी पूरी कहानी और नैना के रूप में आपका दूसरा जन्म हुआ है नागरानी नैनतारा। सारी कहानी दोबारा सुनकर और साथ ही कपिल से शादी के बाद शिवजी के द्वारा वापस मिली शक्तियों के बारे में नैना को सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद वो बोलती है, उन राक्षसों की वजह से मुझे मेरे नागराज से दूर होना पड़ा, शिवजी की नजरों में शर्मिंदा होना पड़ा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये नागिन अब उन्हें दिखाएगी अपना असली रूप। मुझे खुशी है नैना, तुमको सब याद आ गया। अब हमें नागमणि की रक्षा के लिए एक साथ मिलकर उस विकराल और उसके राक्षसों से लड़ना होगा। हाँ नागराज, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी सखी नैनतारा वापस मिल गई। पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे साथ छल करके मेरी शक्तियाँ छीनी, साथ ही मुझे श्राप का भागी बनाया। अब मेरे क्रोध की अग्नि में विकराल और उसका पूरा साम्राज्य जलकर भस्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, अब मैं और वृंदा भी तुम्हारे साथ हैं। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ पाताल लोक में विकराल बिच्छू राज की मौत से बौखलाया हुआ बोलता है, बिच्छू राज को मार दिया उस नागिन वृंदा ने, वरना आज नागराज और उस नागरानी का खात्मा निश्चित था। अब तक तो उसको सब याद आ चुका होगा, लेकिन मैं भी उनको चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। अब मेरा शहद सा मीठा वार उनको घायल कर देगा। विकराल अब अपने एक नए साथी को भेजने की तैयारी करता है और दूसरी ओर नागरानी को सब कुछ याद आ चुका होता है। जिसके बाद वो कपिल से कहती है, कपिल, मेरी भूल के लिए आपने मुझे माफ तो कर दिया था ना? नैना, वो गलती तुमसे जान के करवाई गई थी, इसलिए मैं उसके लिए तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। लेकिन अब किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना तुम्हें। नागमणि को हासिल करने के लिए विकराल कई चाल चलेगा। हाँ कपिल जी, अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ और साथ ही पहले से ज्यादा सतर्क भी हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि नागलोक में दाखिल होने के लिए चील चिराग की मदद की तो की किसने? नैना की बात पूरी होती इससे पहले ही एक शोर सा माहौल में फैल जाता है। तीनों अपने अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हवा में थी एक बहुत बड़ी विशाल मधुमक्खी। आखिरकार कौन थी ये मधुमक्खी? एक दोस्त या एक दुश्मन? और क्या कभी नागरानी ये पता लगा पाएगी कि चील चिराग की मदद करने वाला कौन था? हवा में उड़ती हुई विशाल मधुमक्खी को देखकर तीनों समझ जाते हैं कि ये विकराल की चाल है। जिसके बाद नैना गुस्से में कहती है, तुम जो भी हो अपने इंसानी रूप में आओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे आका विकराल को यहीं जलाकर राख कर दूंगी। जानते नहीं हो तुम कि मैं कौन हूँ? नागिन हूँ मैं, नागिन। मधुमक्खी अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, तो तुम जान गई नागरानी कि मुझे विकराल ने भेजा है। चलो सही है, दुश्मन को पता हो कि वार किसने किया है तो लड़ने में ज्यादा मजा आता है। अरे लड़ने में मजा तो तब आएगा ना जब तू मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगी। अरे मेरा एक ही वार काफी है तेरी कहानी खत्म करने के लिए। अरे नागरानी के सामने तो बड़े बड़े दुश्मन अपने घुटने टेक देते हैं, तो तू तो एक मामूली सी मधुमक्खी है। गुस्से में भरी हुई नैना अपने नागिन रूप में आ जाती है। उसका ये रूप एकदम अलग था। विशाल सी नागिन, आंखों में गुस्सा और प्रतिशोध की ज्वाला के लिए तैयार खड़ी थी, अपने दुश्मन को मारने के लिए। वो जैसे ही वार करने जाती है, वृंदा उसको रोकते हुए कहती है, रुक जाओ नागरानी, अपनी शक्तियों को इन छोटे मोटे राक्षसों पर व्यर्थ मत करो।
इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। इतना कहकर वृंदा अपने नागिन रूप में आकर मधुरानी से कहती है, आज तेरा अंत तय है मधुरानी। विकराल अपने सारे राक्षसों को यहाँ मरने के लिए भेज रहा है। पहले वो बिच्छू राज और आज तुम। बातों में दम नहीं, वार में लाओ नागिन वृंदा। बिना लड़े ही युद्ध का परिणाम नहीं निकालना चाहिए। तो ठीक है, आ लड़ मुझसे। वृंदा मधुरानी पर एक जोरदार वार करती है और खुद को बचाते हुए मधुमक्खी भी नागिन वृंदा पर प्रहार कर देती है। दोनों का ये युद्ध चलता रहता है, जिसको देखकर नैना को गुस्सा आता है और वो बोलती है, लगता है इस मधुरानी की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इसका खात्मा तो मैं ही करूंगी। नहीं नैना, वृंदा पर भरोसा रखो, वो संभाल लेगी। इतने में ही वृंदा के एक तेज प्रहार से मधुरानी का खात्मा हो जाता है, जिसके बाद वो नागरानी के पास आ ही रही होती है कि उसके ऊपर अचानक से एक तेज प्रहार होता है और वो दूर जाकर गिरती है। ये देखकर नैना बोलती है, वृंदा, तुम ठीक तो हो ना वृंदा? बोलो बोलो कुछ। वृंदा पर हुए वार से नागरानी गुस्से में आ जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, कौन है ये कायर? सामने आओ, हिम्मत है तो सामने से आकर वार करो। यूं बुज़दिलों की तरह पीछे से वार करने वाले कायर, सामने आओ। अब तुम इतना कह रही हो तो तुम्हारे सामने आ ही जाता हूँ नागरानी। मयूर राज, तुम फिर वापस आ गए। उस दिन तो तुम भाग गए थे, अब फिर वापस क्यों आए हो? उस दिन नहीं जाता तो आज आना नहीं पड़ता। उस दिन इस नागरानी नैना को मार देता तुम्हारे साथ, जब तो ये इंसान ही थी। पर कोई नहीं, वो एक भूल थी जिसको मैं सुधार लूंगा और नागमणि भी लेकर जाऊंगा। साथ ही तुम तीनों की लाशें अपने मुंह में दबा कर लेके जाऊंगा। मयूराज की ये बात सुनकर नागिन गुस्से में आकर अपना एक विशाल नागिन रूप धर लेती है और कहती है, अपनी औकात से ज्यादा बोल बैठे मयूराज। याद रखो तुम किसको चुनौती दे रहे हो। नाग वंश की नागरानी हूँ मैं। मेरे एक वार से तेरी 100 पीढ़ियाँ तबाह हो जाएंगी। नागिन के नाम से भी कांप उठेंगी। तुम्हारे इस रूप से मैं डरने वाला नहीं हूँ और सांपों से तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। आज तीनों को मार कर अपना भोजन ना बनाया तो मेरा नाम भी मयूरराज नहीं। तो ठीक है, आज या तो तुम नहीं या फिर मैं नहीं। तुम्हारा अंत तो मेरे ही हाथों लिखा है। इतना कहकर नैना मयूराज पर वार करती है। बदले में मयूराज भी उन पर वार करते हैं। दोनों की ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है, जिसे देखकर कपिल नैना को बोलता है, नैना, भोलेनाथ को याद करो। उनका ध्यान करने से तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी और मयूरराज का अंत हो जाएगा। नैना हाथ जोड़ती है और शिवजी को याद करती है, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, मयूरराज, कोई आखिरी इच्छा है तो वो अभी बता दो, क्योंकि अब दोबारा तो तुम कभी लौटकर वापस आ नहीं पाओगे। तुम और तुम्हारा शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नैना अपने वार के साथ में मयूरराज को भस्म कर देती है। नागिन रूप में ये नैना की पहली जीत थी। मयूरराज का अंत करके नैना अपने इंसानी रूप में वापस आती है और बेहोश पड़ी हुई वृंदा को अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है, जिसके बाद वृंदा उससे बोलती है, नागरानी, मुझ पर किसी ने पीछे से वार किया था। मैं उस वार से बेहोश हो गई थी। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी सखी वृंदा। वो कोई और नहीं बल्कि मयूरराज था, जिसको अपनी कायरता की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस सारे तमाशे के बाद चैन की सांस लेकर तीनों घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी पीछे से फिर से एक आवाज आती है, रुक जाओ नागरानी, मुझसे नहीं मिलोगी क्या? आखिरकार मैं तुमसे मिलने आ ही गया, और भी सीधा पाताल लोक से। तीनों पीछे मुड़ते हैं। विकराल अपने इंसानी रूप में नैना से मिलने आता है, जिसे देखकर नैना बोलती है, अब ये कौन है? विकराल को कोई और काम नहीं है क्या, जो बार बार अपने राक्षसों को मेरे हाथों मरने के लिए भेज रहा है? जाओ, जाकर उसे बोलो कि खुद मेरे सामने आए। नैना, यही विकराल है। हाँ नागरानी, मैं ही विकराल हूँ। तुम आज से पहले मुझसे नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपना परिचय दे आऊं। नागलोक की उस गद्दार नागिन को, जिसने अपने ही देवर रूपी चील से प्यार करके अपने पति को धोखा दिया।
विकराल के ये शब्द सुनकर नैना और कपिल को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से से आग बबूला होकर बोलता है। विकराल, नैना के खिलाफ एक भी उल्टा शब्द तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। जुबान संभाल कर विकराल, वरना मुझे इतना मजबूर मत कर देना कि आज ही एक और मौत मेरे हाथों हो जाए। नागरानी, तुमने मेरे 2 होनहार राक्षसों को मार दिया। इससे मैं ये तो जान गया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन नागमणि हासिल करने के बाद ये सारी शक्तियाँ मेरी होगी। नागमणि तुम्हारी कभी नहीं होगी विकराल। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मयूर राज और मधुरानी की तरह तुम्हारा भी अंत न आ जाए। अभी तो मैं जा रहा हूँ नागराज, पर दोबारा आऊंगा नागमणि लेने, बल से नहीं तो छल से। विकराल वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन नैना के मन में नागमणि को लेकर कुछ सवाल आते हैं, जिसको जानने के लिए वो बोलती है। जो कोई भी आ रहा है बस नागमणि के बारे में ही बात कर रहा है। आखिर कहाँ है ये नागमणि? मुझे भी बताओ कपिल, कहाँ है आखिर शिव की धरोहर नागमणि? मुझे उसे देखना है। नैना, मणि सबके सामने होते हुए भी छुपी हुई है। तुम जानती हो नागमणि कहाँ है? ध्यान लगा के सोचो। अरे अब बता भी दो कपिल। नैना, कोशिश तो करो। नैना आंखें बंद करके मणि को देखने की कोशिश करती है और उसको आंखों के सामने एक प्राचीन शिव मंदिर की छवि दिखने लगती है। उसके कई बार कोशिश करने पर उसको शिव मंदिर और शिव की मूर्ति के सिवा कुछ भी नहीं दिखता, जिसके बाद वो चिढ़ जाती है और बोलती है। कपिल, मुझे तो शिव मंदिर के सिवाय कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ कि आखिर नागमणि है कहाँ? नागरानी, ध्यान से सोचिए, जो दिखा क्या उसमें नागमणि भी है कहीं? नैना एक बार दोबारा आंखें बंद करके देखने की कोशिश करती है। इस बार उसकी आंखों के आगे शिव मंदिर और मंदिर की मूर्ति की छवि आकर रुक गई। वो समझ चुकी थी कि नागमणि कहाँ है। नैना अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, अच्छा तो यहाँ है नागमणि। आखिर क्या है नागमणि का राज? क्या विकराल नागमणि हासिल करने में कामयाब हो पाएगा?